हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था लॉ ऑफ एक्टिव मास सेक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम और के को ज्ञात करने का तरीका, मतलब किस प्रकार से हम वेग स्थिरांक का मात्रक या उसकी यूनिट को निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था और फिर हमने एग्जांपल भी किए थे। अलग अलग तरह के दोनों फॉर्मेट पढ़े थे हमने कि अगर हमें ऑर्डर गिवन हो तो के कैसे निकालना है और के गिवन हो तो एन कैसे निकालना है। ये भी हमने बहुत अच्छे से सीखा था, ये भी हमने बहुत अच्छे से सीखा था। और मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, सिंपल ही थे, आगे होंगे सभी को। ठीक, आज आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों पर, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो एक चीज साफ क्लियर कर दो, आज के बाद हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आर और के का मतलब आर और के लगभग एक जैसे होते हैं। ये वेग होता है, ये स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये विशेष अभिक्रिया वेग होता है। मतलब जो ये बताएगा वही चीज कौन बताएगा, ये बताएगा। मतलब आज के बाद हम वेग बोलेंगे तो अल्टीमेटली हमने किसका नाम ले लिया, वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट का नाम ले लिया। अगर हम के की बात कर रहे हैं तो हमने अल्टीमेटली किसकी बात कर ली, उसके रेट की या उसके वेग की बात कर ली। मतलब एक को बोल दे तो आप समझ लो कि दोनों को बोल दिया हमने। मतलब जो जो चीजें आगे अप्लाई करेगी वो सब चीजें किसके लिए फॉलो होंगी, के लिए, या जो जो चीजें के पर काम करेगी और सब चीजें किस पर काम करेगी, आर पर काम करेगी। तो अभी मैंने एक टॉपिक बोला कि विक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर वो कारक इसको प्रभावित कर रहे हैं तो सीधी बात है वो फैक्टर इसको भी अफेक्ट करेंगे, इसको भी प्रभावित करेंगे। मैंने अभी भी बताया दोनों एक ही है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। मैंने बेसिक चीज बता दी आप लोगों को। आज का टॉपिक है हमारा विक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वेग तथा वेग स्थिरांक, वेग तथा वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। अलग अलग तरह के कारक होते हैं, अलग अलग तरह के वेक्टर होते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उससे भी ज्यादा अच्छे से कहां पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ेंगे भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। ठीक, अलग अलग तरह के कारक होते हैं, अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं। इनमें सबसे नंबर 1 जो फैक्टर है वो है ताप या टेम्परेचर। किस तरह से टेम्परेचर किसी भी अभिक्रिया को अफेक्ट करता है, किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित करता है, इनको समझने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। देखो आप लोगों ने टक्कर का सिद्धांत पढ़ा होगा, कोलिजन थ्योरी पढ़ी होगी 12th में, हम भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा लेट पढ़ेंगे। लेट मतलब हमारी यूनिट बहुत बड़ी है, उतनी सी नहीं है जैसा जितनी थी 12th में थी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। सबसे ज्यादा मैटर इसी यूनिट से आता है। इस यूनिट से कम 15 से 20 नंबर का मैटर आता है आपके एग्जाम में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बड़ी लेंथी यूनिट है, लेकिन है बड़ी सिंपल। सारी की सारी जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी जो थ्योरीज है वो बड़ी सिंपल थ्योरीज है और बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। और आपको ध्यान क्या रखना है इनको समझने के लिए, एक चीज कि किसी भी अभिक्रिया का वेग जो उसकी रेट होती है और उसका वेग जो होता है वह टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है। उसका रेट कोलिजन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, वेग होगा। अभी ये कैसे समानुपाती है, टक्करें बढ़ने पर या कोलिजन्स बढ़ने पर कैसे रेट बढ़ गया, कैसे वेग बढ़ गया, ये अलग चीज है। उसको हम कहां समझेंगे, डिटेल में जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, टक्कर का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां पर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई देखो ये जो रेट है ये किसके समानुपाती है,
उसकी कोलिजन्स के या टक्करों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन फिलहाल ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आगे हम सब कुछ देख लेंगे, ठीक है, तभी इनको समझा जा सकता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, अच्छी बात है। आओ शुरू करते हैं। हमें टेम्परेचर को समझना है। देखो भाई, हम जानते हैं किसी भी अभिक्रिया की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 3/2 kT। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते? We know that, इतना जानते हैं हम और बचपन से जानते हैं। बचपन से ही हमारा क्या है, रिलेटिव है। ये अगर यहां से मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, ताप को बढ़ाता हूं, तो यहां से क्या होगा, ये एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से भागेंगे भागेंगे दौड़ेंगे भागेंगे। भाई किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो उसमें एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी तो वो एक जगह टिक ही नहीं सकता, आवारा हो जाएगा। आवारा हो जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है। तो समझना, माना कि ये रूम था, मैंने इस रूम में 10 लोगों को पहले दौड़ा रखा था, चला रखा था, जो भी कर रखा था, समझ लो। मैंने इस रूम में पहले 10 लोगों को दौड़ा रखा था, ठीक। और मैंने उनकी स्पीड बढ़ा दी, माना कि पहले वो धीरे धीरे दौड़ रहे थे ऐसे करके, ठीक। और मैंने क्या किया, स्पीड बढ़ा, पहले से तेजी से दौड़ो, मतलब ऐसे करके दौड़ो। अगर तेजी से दौड़ेंगे तो पहले की तुलना में इस बार उनकी टकराने की ज्यादा संभावना है। पहली कंडीशन की तुलना में इस बार उनके एक दूसरे से कोलाइड होने की, एक दूसरे से टक्कर करने की पहले की तुलना से ज्यादा संभावना है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी है जो कोलिजन की वो ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में। पहले धीरे धीरे भाग रहे थे, अब तेज तेज भाग रहे हैं, तो संभावना बढ़ गई। संभावना बढ़ गई मतलब टक्करें बढ़ गई, कोलिजन्स बढ़ गई। टेम्परेचर को बढ़ाने से ये बढ़ी, ये बढ़ने से तेज तेज भागे तो टक्करें बढ़ी। टक्कर बढ़ने से मैंने अभी भी बताया कि जब जब बढ़ेंगी कोलिजन्स या टक्करें, तब तब अभिक्रिया के रेट में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब टी बढ़ा तो ये बढ़ी, और ये बढ़ी तो तेज तेज भागी, तेज तेज भागी तो क्या बढ़ी, कोलिजन्स या टक्करें, और टक्करें बढ़ी तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो गई, या उसका रेट बढ़ गया, वेग बढ़ गया। इस प्रकार से हमने देखा कि जब जब ताप बढ़ेगा तब तब अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी, उसका रेट बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा, हाँ कितना बढ़ेगा, दोगुना होगा, तिगुना होगा, चौगुना होगा, कितने से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा? तो देखो, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस से, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका रेट 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। उसका जो रेट है वो पहले की तुलना में 2 से 3 गुना हो जाएगा। जैसे पहले 5 था तो कितना हो जाएगा, 10 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 10 भी हमें मिल सकता है और 15 भी मिल सकता है, इनके बीच में कुछ भी मिल सकता है। हमारा 10 से कम नहीं होगा और 15 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ कुछ एक्सेप्शन होते हैं। देखो अब ऐसी बात नहीं कि 10 से कभी कम हो ही नहीं सकता या 15 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन वो अलग चीजें, उनको किस में ले लेते हैं हम, अपवाद में या एक्सेप्शन में ले लेते हैं। जनरली कहां से कहां के बीच में मिलेगा, 2 से 3 गुना या इसके बीच में। आई बात समझ में? अगर इसी बात को मुझे फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूं भाई, ऐसे करूंगा। माना कि किसी भी रिएक्शन का टी टेम्परेचर था, उस पर उसका रेट कांस्टेंट केटी था, मैंने उसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 10 डिग्री से बढ़ा दिया। पहले टी था, जैसे यहाँ 50 था तो 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60। कितना बढ़ा, अरे कितना बढ़ा, 10 डिग्री। तो माना कि इस पर जो उसका रेट कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, कि टी प्लस 10 हो जाएगा। तो मैं इसमें इसका भाग लगा दूं, इसमें इसका भाग लगा दूं या इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 2 से 3 गुना मिलेगा। आई नहीं आई बात समझ में? अगर मैं के टी प्लस 10 में 10 को डिवाइड कर दूं किससे, के टी से, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 to 3, 2 से 3 गुना मिलेगा, या 2 से 3 का मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है भाई, इसे कहा जाता है
टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसे क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट या ताप गुणांक कहा जाता है इस चीज को। ठीक, लिखो भाई इसमें, ताप में लिखो, टेम्परेचर में लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करें बढ़ जाती है, तथा टक्करों के बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। टक्करें बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। अगली लाइन से लिखो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए T तथा T+10 ताप पर वेग स्थिरांक KT तथा KT+10 है। T तथा T+10 ताप पर वेग स्थिरांक KT तथा KT+10 है। तब समीकरण लिख लो, इंग्लिश वाले लिखो भाई। On increasing temperature, kinetic energy of reactant molecules increases due to these collisions between reactant molecules. Increases, it increase the rate of reaction. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, if rate constant at T and T+10 temperature are KT and KT+10 respectively, then लिख लीजिए। हिंदी वाले बच्चे लिखो इसके नीचे लिखिए, उपरोक्त ताप गुणांक कहलाता है। उपरोक्त ताप गुणांक कहलाता है। Above is called temperature coefficient. इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, एग्जाम में पूछा जाता है और काफी टाइम पूछा जाता है। ये हो गया हमारा ताप या टेम्परेचर। अगला फैक्टर है सांद्रता या कंसंट्रेशन। अब देखो इसका जो इफेक्ट है वो तो हमने थोड़ी देर पहले देख लिया। कैसे देख लिया भाई? अभी हमने किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लो लिखा था, उसके रेट लो में हमने साफ देखा था उसका जो रेट है और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका जो वेग है वो सीधे समानुपाती होता है सांद्रता के। अरे होता था कि नहीं होता था? एबीसी आते थे ना, जाके देख लो कल वाले लेक्चर में, आते थे कि नहीं आते थे? जिसने नहीं देखा पहले जाकर देखना हो। तो किसी भी क्रिया का वेग उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है।
तो यहाँ से अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो बताओ वेग में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? हमने सीधे ही देख लिया। एक सांद्रता को बढ़ाएंगे तो हमेशा क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा। ये तो पहला रीजन हो गया। पहला रीजन कहां से निकल कर आया? रेट लॉ से निकल कर आया, वेग नियम से निकल कर आया। दूसरा मैं बताता हूं, देखो भाई, माना कि किसी समय अभिक्रिया की सांद्रता कितनी हो? 5 मोल मीटर इनवर्स, इतनी कंसंट्रेशन है। माना कि इसमें कौन कौन मॉलिक्यूल है? इसमें जो मॉलिक्यूल है, अब सांद्रता है उसमें अणु भी होंगे से, मॉलिक्यूल्स भी होंगे से। तो मैंने माना कि इसके अंदर कुल मॉलिक्यूल, जो टोटल मॉलिक्यूल थे या टोटल अणु थे, वो कितने थे मेरे पास? 50 थे, 50। मैंने इसको जस्ट डबल किया, बढ़ाना है मैंने डबल कर दिया। इतना ही बढ़ा दो, आपकी इच्छा, जो इच्छा हो उतना बढ़ाओ। तो अगर मैंने डबल कर दिया तो मॉलिक्यूल भी बड़े कितने हो जाएंगे? जस्ट डबल हो जाएंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? किसी को डाउट तो नहीं है ना भाई? दुगना करोगे तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? दुगने होंगे। कोई भी कह सकता है, कोई भी। ठीक, अब देखो इससे इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ। देखो भाई, माना कि ये रोग था, पहले हमने इंसानों को दौड़ाया था, इस बार भी किसको दौड़ाएंगे? इंसानों को दौड़ाएंगे। माना कि इस रूप में पहले 50 इंसान दौड़ रहे थे, अब मैंने उनकी संख्या को दोगुना कर दिया। मैंने 50 के कितनों को दौड़ाया? 100 को मैंने भगाया। 100 को मैंने बोला भाई रन करो इसके अंदर तेजी से। अब बताओ, पहले 50 दौड़ रहे थे, अब 100 दौड़ेंगे, तो पहले की तुलना में जो कोलिजन्स होंगी या कोलिजन्स की जो पॉसिबिलिटी होगी, टक्करों की जो संभावना होगी, वो ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी ही सही। पहले 50 दौड़ रहे थे, अब भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई है तो सीधी बात है, उनमें टक्करें ज्यादा होंगी। टक्करें होंगी, टक्करें पहले की तुलना में या कम टक्करें या ज्यादा टक्करें, या कम कोलिजन्स या ज्यादा कोलिजन्स। कोलिजन्स बढ़ गई तो वापस क्या बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा। ये चीज तो मैंने पहले बढ़ा दी। तो दो रीजन हो गए, कंसंट्रेशन बढ़ने से सीधे वेग बढ़ गया। दूसरा रीजन, अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो कोलिजन्स बढ़ती है, टक्करें बढ़ती है, और टक्करें बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो बताओ, सांद्रता का प्रभाव समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? दो कारण है, ये वाला कारण हो, ये वाला कारण। लिखो जल्दी से। वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात सांद्रता को बढ़ाने पर वेग में वृद्धि होती है। अर्थात सांद्रता को बढ़ाने पर वेग में वृद्धि होती है। According to rate law, according to rate law, rate is directly proportional to concentration. Rate is directly proportional to concentration. When concentration increases, rate increases. When concentration increases, rate increases. ठीक है, ये तो डायरेक्टली हो गया। अब अगली लाइन से लिखिए, सांद्रता बढ़ाने पर, नेक्स्ट लाइन से, सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। On increasing concentration, collisions between reactant molecules increases. Due to this,
reaction increases. Due to this, rate of reaction increases. Due to this, rate of reaction increases. तो सांद्रता कहती है मुझे बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, ताप कहता है, टेम्परेचर कहता है भाई मुझे बढ़ाओगे तो भी रेट बढ़ेगा। चलो दाब के पास चलते हैं, किसके पास चलते हैं भाई, प्रेशर के पास चलते हैं और प्रेशर से पूछ कर देखते हैं भैया तेरे को बढ़ाने से रेट बढ़ता है कि घटता है। हमने कंसंट्रेशन से पूछा भाई तेरे को बढ़ाने से रेट बढ़ता है क्या, तो कंसंट्रेशन ने कहा हाँ बढ़ता है और हमेशा बढ़ता है। टेम्परेचर से पूछ कर देगा भैया टेम्परेचर तेरे को बढ़ाने से रेट बढ़ता है क्या, तो टेम्परेचर ने भी कहा भैया बढ़ता है और हमेशा बढ़ेगा रेट। जब हमने प्रेशर से पूछ कर देगा कि क्या प्रेशर तेरे को बढ़ाने से रेट बढ़ता है क्या, तो प्रेशर ने जवाब दिया जरूरी नहीं है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड करेगा रिएक्शन की नेचर पर। आई बात समझ में, मतलब ये पक्का नहीं कह सकता कि दाब को बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा कि घटेगा, डिपेंड किस पर करेगा, उसकी नेचर पर। कैसे डिपेंड करता है यही तो हमें समझना है और यही तो लॉजिकल चीज है। देखो भाई सबसे पहली चीज आप ध्यान रखना, प्रेशर मतलब दाब। आप जानते हो किसी भी मैटर की तीन तरह की स्टेट होती है, तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, अरे बताओ जल्दी कौन कौन सी नाम बोलो, बिल्कुल सही, ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखो सॉलिड और लिक्विड तो भूल जाओ क्योंकि वो प्रेशर अप्लाई करते ही नहीं है, वे दाब लगाते ही नहीं है। और ऐसा आप लोगों ने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे से सीखा होगा सॉलिड स्टेट के अंदर कि उनमें दाब बिल्कुल भी नहीं लगता या उनमें नेग्लिजिबल दाब लगता है, नेग्लिजिबल प्रेशर लगता है। मतलब दाब लगाने का जो काम होता है और सिर्फ किसका होता है, गैसों का होता है। मतलब इसका प्रभाव हमें सिर्फ कौन सी रिएक्शंस में नजर आएगा, इसका इफेक्ट हमें नजर आएगा केवल उन रिएक्शंस में जो कि कौन सी फेज में होती है, गैसियस फेज में होती है या गैसीय अवस्था में होती है। किसी ने आपसे पूछा कि भाई एक रिएक्शन है वो सॉलिड में हो रही है या लिक्विड में हो रही है या ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में हो रही है, बताओ उसमें दाब का प्रभाव क्या होगा। तो आप सीधे कहना भैया इसमें दाब का प्रभाव हो ही नहीं सकता, इसमें प्रेशर इफेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर के लिए सबसे मूलभूत कंडीशन होती है कि रिएक्शन कौन सी फेज में होनी चाहिए, गैसियस फेज में होनी चाहिए। तो पहले आपको क्या देखना है कि रिएक्शन कौन सी फेज में होनी चाहिए, गैसियस फेज में, गैसीय अवस्था में। अगर आपको गैसियस फेज में लग रहा है तो आपको आगे बढ़ना है, वरना वहीं से ही वापस लौट जाना है यू टर्न मार के। ठीक है भाई, तो हमने सीखा कि कौन सी अभिक्रियाओं में इफेक्ट होगा, गैसियस फेज वाली रिएक्शंस में या गैसीय अवस्था वाली अभिक्रिया में। चलो समझते हैं कैसे होगा। एग्जांपल नंबर 1 पर बात करते हैं, बड़ा ही सीधा एग्जांपल। माना कि मैंने N2 की क्रिया करवा दी H2 से, कितनी H2 से करवाई, 3 H2 से, और तीनों ने मिलकर कितने अमोनिया का फॉर्मेशन किया, 2 अमोनिया का निर्माण कर लिया। बहुत अच्छी बात है, कर लें दो। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल, यहाँ पर कितने हो, 2, टोटल निकाले तो कितने हो गए, 4। इधर टोटल कितने थे, 2 थे। तो कहाँ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कितने, कहाँ के अणु ज्यादा है, सीधा कह सकते हैं 4 तो बड़ा ही होता है 2 से, होता है कि नहीं होता। किसी को छोटा तो जरा नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा होगा भाई, 4 हमेशा किससे बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होने दो, हमें क्या। अब होगा क्या, देखो इधर 2 अणु है, इधर 4 अणु है, वापस किस पर चलते हैं, कोलिजन्स पर चलते हैं। इधर 2 है तो कोलिजन्स कम होंगी, टक्करें कम होंगी। इधर 4 है तो कोलिजन्स ज्यादा होंगी। हमेशा याद रखना, दाब का प्रभाव वहां ज्यादा होता है जहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। ठीक, प्रेशर का इफेक्ट वहां पर ज्यादा होगा जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उनके अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। अगर मैं इस अभिक्रिया में दाब को बढ़ाता हूं, अगर मैं इस अभिक्रिया में दाब को बढ़ाता हूं तो कहां पर प्रभाव ज्यादा होगा, इनके पास प्रभाव ज्यादा होगा,
इन रिएक्टेंट में प्रभाव ज्यादा होगा। ध्यान रखना, दाब का प्रभाव केवल वहां ज्यादा होता है जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। प्रेशर वहां ही प्रभावित करेगा जहां पर अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो मैंने इस अभिक्रिया का प्रेशर बढ़ाया तो प्रभाव, इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ ज्यादा होगा, इनमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें कम, इसमें ज्यादा होगा। तो यहाँ टक्करें पहले ही ज्यादा थी, प्रभाव ज्यादा हुआ तो टक्करें यहाँ पर ज्यादा बढ़ेंगी, यहाँ की टक्करें ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ की टक्करें कम बढ़ेगी। यहाँ टक्करें कम थी पहले तो प्रभाव भी कम होगा, इससे टक्करें कम बढ़ी, कोलिजन्स कम बढ़ी। यहाँ पर टक्करें पहले ही ज्यादा थी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो यहाँ की जो टक्करें हैं वो ज्यादा बढ़ेगी, इधर की ज्यादा कोलिजन्स, इधर की कम कोलिजन्स। अरे अगर इधर की कोलिजन्स बढ़ी तो ये क्या चाहेंगे कि धीरे धीरे हम किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में होगी भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, अग्र दिशा में होगी। अगर इधर की टक्करें बढ़ी है तो इधर की दिशा में जाएगी, इधर तो जा नहीं सकती, कहां जाएगी, इधर जाएगी। अगर यहाँ की टक्करें बढ़ती तो अभिक्रिया कहां जाती, पीछे की तरफ आ जाती भाई। इधर की बढ़ी तो इधर की तरफ, इधर की बढ़ी तो इधर की तरफ, ठीक है। तो प्रेशर को बढ़ाने से यहाँ की टक्करें ज्यादा बढ़ी तो अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में गई, अग्र दिशा में गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। आई बात समझ में, मतलब दाब को बढ़ाने से इस अभिक्रिया का वेग बढ़ा, ठीक है। प्रेशर को इंक्रीज करने से अभिक्रिया कहां गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। मतलब कह सकते हैं प्रेशर को बढ़ाने से इस अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हुई है। चलो अच्छी बातें होगी। तो अब दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, 2N2O5 लिया, ठीक। इसको मैंने तोड़ा किस किस में, और NO2 और O2 में इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये 2N2O5 था, इसको मैंने और NO2 और O2 में डिवाइड कर दिया। इधर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2, इधर 4 + 1, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब बताओ कहां पर ज्यादा है, इधर की तरफ ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ज्यादा कोलिजन्स। इधर कम अणु है तो टक्करें भी कम होगी। अब मैंने वापस क्या कर दिया, इसका प्रेशर बढ़ा दिया। अभी ये भी बताया प्रेशर का प्रभाव, इसका जो इफेक्ट है वहां ज्यादा होगा जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। इस बार जो प्रभाव नजर आएगा हमें वो कहां पर नजर आएगा, यहाँ पर। इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, इधर की कोलिजन्स ज्यादा बढ़ेगी, इधर की टक्करें ज्यादा बढ़ेगी। इधर कम है तो इधर की टक्करें कम बढ़ेगी, इधर की ज्यादा, इधर की कम। अब अभिक्रिया अगर यहाँ की बड़ी है तो अभिक्रिया कहाँ आएगी, इधर की तरफ। अरे इधर तो जा नहीं सकती, कुछ ही नहीं, तो कहाँ आएगी, इधर की तरफ आएगी। यहाँ की बढ़ी थी तो इधर की तरफ, इधर की बढ़ गई तो इधर की तरफ। तो अभिक्रिया धीरे धीरे कहाँ आने लगेगी, पीछे की तरफ आने लगेगी। हम क्या चाहते हैं, ये बने, लेकिन अभिक्रिया कहाँ आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है। मतलब वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ प्रेशर को बढ़ाने से वेग बढ़ा क्योंकि अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। यहाँ प्रेशर को बढ़ाने से वेग घटा क्योंकि अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन गई है, पश्चिम दिशा में संपन्न हुई है। तो अभी हमने देखा कि प्रेशर को बढ़ाने से पक्का नहीं कह सकते कि वेग बढ़ेगा या वेग घटेगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करेगा नेचर पर। अगर यहाँ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो फिर बढ़ेगा, अगर यहाँ की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है तो फिर घटेगा। तो हमें प्रेशर का प्रभाव देखने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर आना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा है तो फिर कहेंगे भाई बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, अगर ये कम होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जो रेट है वो हमेशा क्या होगा, घटेगा ही घटेगा। अगर हम चाहते हैं कि अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो क्या करें भाई, बढ़ाने से पीछे आएगी, उल्टा कर दो। अगर मैं इसको घटा दो तो कहां की तरफ आने लगेगी, आगे की तरफ। भाई बढ़ाने से पीछे जाएगी तो घटा दूंगा तो क्या होगा, आगे जाएगी, उल्टा ही होगा।
बढ़ाने से पीछे आएगी, तो घटाने से कहाँ आएगी, आगे की तरफ जाएगी। इंक्रीज करने पर बैकवर्ड, तो डिक्रीज करने पर कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। हम चाहते हैं कि ये बने, तो हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जाकर अभी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, आ गई होगी। तो हमने देखा कि प्रेशर को बढ़ाने से वेग बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। लिखो भाई जल्दी से। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव उन अभिक्रियाओं में, दाब का प्रभाव उन अभिक्रियाओं में नजर आता है जो गैसीय अवस्था में संपन्न होती है, जो गैसीय अवस्था में संपन्न होती है। द्रव तथा ठोस अवस्था में संपन्न होने वाली, द्रव तथा ठोस अवस्था में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं पर दाब का प्रभाव नजर नहीं आता, दाब का प्रभाव नजर नहीं आता। ठीक, पहला एग्जांपल लिखो भाई, यहां तक लिख लो, आप लोग लिखो। Pressure can affect the reactions which are carried out. Pressure can affect the reactions which are carried out in gaseous phase, which are carried out in gaseous phase. Pressure does not affect the reactions which are carried out in solid and liquid phase. Pressure does not affect the reactions which are carried out in solid and liquid phase. लिख लीजिए भाई, यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। लिखो, उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या उत्पाद अणुओं की तुलना में ज्यादा है, उत्पाद अणुओं की तुलना में ज्यादा है। अतः दाब बढ़ाने पर, अतः दाब बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की टक्करें बढ़ने से, दाब बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की टक्करें बढ़ने से अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है, अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है। ठीक, आप लोग लिखो। अब ये लिख लो सेकेंड एग्जांपल, आप लोग लिखो। On no, in above reaction, reactant molecules are higher than, in above reaction reactant molecules are higher than product molecules, reactant molecules are higher than product molecules. So on increasing pressure, collisions between reactant molecules increases more. On increasing pressure, collisions between reactant molecules increases more. Due to this reaction takes place in forward direction. Due to this reaction takes place in forward direction. ठीक है, सेकंड लिख लीजिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिखो भाई, उपरोक्त अभिक्रिया में,
उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद अणुओं की संख्या अभिकारक अणुओं से कम है। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद अणुओं की संख्या अभिकारक अणुओं से कम है। अतः दाब बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की टक्करें बढ़ने के कारण दाब बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की टक्करें बढ़ने के कारण अभिक्रिया पश्च दिशा में संपन्न होती है। अभिक्रिया पश्च दिशा में संपन्न होती है। अगली लाइन से लिखो, NO2 की मात्रा प्राप्त करने के लिए NO2 की मात्रा प्राप्त करने के लिए अगर लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके लिखना, ठीक है। मैंने तरीका बताया था आप लोगों को लिखने का। NO2 की मात्रा प्राप्त करने के लिए दाब को घटाया जाता है। NO2 की मात्रा प्राप्त करने के लिए दाब को घटाया जाता है। घटाया था हमने, आप लोग लिखो भाई। इन अबव रिएक्शन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर higher than reactant molecules. Product molecules are higher than reactant molecules. So on increasing pressure, collisions between product molecules increases more. Collisions between reactant molecules increases more. Due to this reaction takes place in backward direction. Next line से लिखिए, to obtain amount of NO2, pressure must be decreased. To obtain amount of NO2, pressure must be decreased. ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही। रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इनको रिवाइज करना, इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे क्या करना है, सभी को पता है, कमेंट करना है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं।